मेरी शादी के बाद मेरे पति को एक औरत का चस्का लग गया। उसके चक्कर में उन्होंने लाखों की प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी और आखिर में पागल हो गए। फिर वे कहाँ गए इसका कोई पता नहीं चला। मैं सड़क पर आ गई। उन्होंने रहने का घर भी बेच दिया था और मैं बेघर हो गई। फिर मैं पुणे चली गई और सिलाई मशीन का काम करने लगी। मैंने एक कमरा किराए पर लिया। एक बार मैं एक युवक के घर शाम को ठहरी हुई थी। उस समय वह युवक और उसकी छोटी बेटी थे। बेटी सो चुकी थी। बाहर अंधेरा हो चुका था और उस रात उस युवक ने नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है और ऊपर छप्पर है। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी और उस समय मेरी उम्र केवल 25 साल थी। अभी अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी और मेरे घर वाले मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखने लगे थे। पिछले साल मेरी शादी एक अच्छे घर में हुई। उनके घरवाले बहुत अमीर थे, लेकिन जिस लड़के से मेरी शादी हुई उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह अकेला ही रहता था। घर में ढेर सारी संपत्ति थी, महंगी गाड़ियाँ थी। मेरी पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही यह रिश्ता मेरे लिए आया। मेरे पति का नाम था रुद्र। शादी के बाद रुद्र मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक लड़की आई और उसके बाद उसका व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। वह मुझसे नफरत करने लगा, मुझे मारने पीटने लगा। मेरे अस्तित्व की कोई कीमत नहीं रही। उसके पास बहुत पैसा और गाड़ियाँ थी, जिससे कई लड़कियाँ उसकी ओर आकर्षित होती थी। वह दिन भर उनके साथ घूमता रहता और उनकी संगत से उसने अपना काम भी छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म होने लगी। क्लबों में जाना, पार्टियों में पैसा उड़ाना, यही उसका शौक बन गया। केवल एक साल में वह पूरी तरह बर्बाद हो गया। लाखों का मालिक रुद्र कब फटेहाल हो गया उसे खुद ही पता नहीं चला। यह सब होने के बाद वह मानसिक रूप से टूटने लगा, शराब पीने लगा और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकता रहा। उसकी बातें समझ से बाहर होती। वह लगातार बड़बड़ता रहता। मैं यह सब चुपचाप सहती रही और उसे संभालने की कोशिश करती रही। मैं बार बार उसे समझाती, पैसे संभाल कर रखो, इस तरह फिजूल खर्ची मत करो, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार हमें अपना घर बेचना पड़ा। गाड़ियाँ, जमीन, बंगला सब कुछ खत्म हो गया और हम सड़क पर आ गए। इस वजह से वह भी गांव छोड़कर चला गया। जिसे मालिक ने हमारा घर खरीदा, उसने मुझे भी वहाँ से निकाल दिया। मेरा पति तो पहले ही पागल हो चुका था। वह कहाँ गया, आगे उसका क्या हुआ, किसी को भी पक्के तौर पर पता नहीं था। कोई कहता वह गाड़ी के नीचे आकर मर गया, तो कोई कहता वह पागल होकर कहीं जंगल में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पति जिंदा है या नहीं, मैं विधवा हूँ या नहीं, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। मेरे ऊपर मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि जीना मुश्किल हो गया। यह सब सुनकर मेरे मायके वालों के भी होश उड़ गए। पिछले कुछ महीनों से मैं इस मुसीबत में इतनी घिरी थी कि आसमान की तरफ देखने में भी डर लगता था। दुख इतना गहरा था कि सहा नहीं जा रहा था। फिर मैंने फैसला किया, इस तरह बैठकर कुछ नहीं होगा, कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने अपने माता पिता से कहा, मैं पुणे जा रही हूँ और वहाँ कुछ काम करूँगी। घर वालों ने पहले मना किया, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें हाँ करनी पड़ी। मैंने एक बैग पैक किया और पुणे आ गई। मेरी एक सहेली को मैंने पहले ही बता दिया था कि पुणे में एक जगह सिलाई मशीन पर काम करने के लिए नई महिलाओं को रखा जा रहा है। मैं वहाँ गई और मुझे वहाँ सिलाई का काम मिल गया। शुरू शुरू में कुछ भी ठीक से नहीं आता था। शर्ट पर बटन लगाना, जंपर पर बटन लगाना, लेस लगाना जैसे छोटे मोटे काम मिलते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे मशीन सिखाना शुरू किया और मैंने भी सीखना शुरू कर दिया। कहना आसान है, लेकिन असल में मशीन सीखना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही महीनों में मैं मशीन पर अच्छा काम करने लगी। ब्लाउज, जंपर, चूड़ीदार, लड़कियों के ड्रेस आदि बनाने लगी।
आगे चलकर मैंने तय किया कि अपनी एक मशीन ज़रूर खरीदनी है। मैंने पुणे में किराए पर एक छोटी सी कोठरी ली थी और वही अकेले रहती थी। मैं कुछ पैसे जमा किए और उन्हीं पैसों से एक सिलाई मशीन खरीद ली। फिर मैं खुद महिलाओं के जम्पर, ब्लाउज, छोटी लड़कियों के कपड़े सिलने लगी। आस पड़ोस की महिलाएं आने लगी। धीरे धीरे और भी महिलाएं अपने ब्लाउज सिलवाने, पिको फॉल करवाने आने लगी और मेरा काम बढ़ने लगा। एक दिन एक युवक एक छोटी प्यारी सी लड़की को लेकर मेरे पास आया। वह लगभग 8 साल की रही होगी। वह युवक बोला, मेरी इस बेटी के लिए एक छोटा सा ड्रेस सिलाना है। वह युवक दिखने में काफ़ी हैंडसम था, शायद किसी गरीब घर का होगा। मैंने उस लड़की का नाप लेना शुरू किया और पूछा, कैसा ड्रेस सिलाना है? वह बोला, आपको जो अच्छा लगे वही सिल दीजिए। बातों बातों में मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम विद्या है। वह युवक यह सब सुन रहा था। उसने मुझसे पूछा, आपको मैं कुछ महीनों से यहाँ देख रहा हूँ, क्या आप नई है? मैंने कहा, हाँ, मैं कुछ महीने पहले ही पुणे आई हूँ। मेरे पति का निधन हो चुका है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे उनके बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा, मेरी बेटी की माँ नहीं है। मैंने पूछा, कहाँ गई उसकी माँ? वह युवक बोला, मेरी पत्नी के शादी से पहले ही एक पुरुष से संबंध थे। घरवालों ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी थी। एक दिन उसका और उसके प्रेमी का फोन पर बात हुई और वह इस मासूम बच्ची को छोड़कर चली गई। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा, क्या लोगों के लिए शारीरिक आकर्षण इतना ज़्यादा मायने रखता है कि वे अपने ही बच्चे को भी छोड़ देते हैं? जिसने उसे अपना मानकर जीवन बिताने की ठानी, उसका भी उसने ख्याल नहीं किया। मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ हुई। मैंने उस बच्ची को पास खींचा, उसके चेहरे पर हाथ फेरा और घर में रखी एक कैडबरी उसे दे दी। वह बहुत खुश हो गई। मैंने उसका नाप लिया और उस युवक से कहा, 3 दिन बाद मैं फ्रॉक तैयार कर दूंगी, आप तीसरे दिन आ जाना। उसने हाँ कहा और जाते जाते एक बार मेरी तरफ देखा। मुझे वह युवक बहुत अच्छा लगा और वह बच्ची विद्या तो और भी प्यारी लगी। 2 दिन तक मैं उसी युवक और उस बच्ची के बारे में सोचती रही। मेरे मन में ख्याल आया, अगर मेरी भी एक बेटी होती तो, अगर मेरा पति सही व्यवहार करता, अगर उसे ऐसा गलत चक्करों का शौक नहीं चढ़ा होता, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता। यह सब याद करते करते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उस छोटी बच्ची के लिए बहुत ही सुंदर फ्रॉक सिल दिया। तीसरे दिन मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। अचानक मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने वही लड़की और उसके पिता खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, नीचे चटाई बिछाई। मैंने उन्हें पानी पिलाया और फिर कहा, बैठिए। मैंने उन्हें चाय दी। चाय पीते पीते वह युवक मुझे चोरी चुपके देख रहा था। मैं अंदर आ गई और सिलाई मशीन से उस बच्ची का तैयार फ्रॉक लेकर आई। जब मैंने वह फ्रॉक उन्हें दिखाया तो वह देखकर हैरान हो गए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वह ड्रेस बड़ी खूबसूरती से सिल दी थी। उन्हें वह बहुत पसंद आया। मैंने बच्ची से कहा, चल अंदर चल, मैं तेरा ड्रेस बदल देती हूँ। फिर मैंने उसे नया फ्रॉक पहनाया। जब वह बच्ची नए ड्रेस में बाहर आई और मैंने उसे उसके पिता को दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। ड्रेस उस पर बहुत ही अच्छा फिट हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर मेरी भी आंखें भर आई। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा, इसकी माँ के जाने के बाद बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है, मुझे भी बहुत दर्द होता है। मैंने कहा, हम दोनों का दुख एक जैसा ही है। फिर वह बोले, कितने पैसे हुए? मैंने कहा, रहने दीजिए, पैसे मत दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहा, रुपया बताइए, कितने पैसे हुए? वह मुझे पैसे देने लगे, पर मैंने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, रहने दीजिए। उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और जाने लगे। जाते जाते उन्होंने एक बार फिर
मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मैं बाजार से सामान लेने के लिए जा रही थी। तभी अचानक एक कार ने मुझे पीछे से टक्कर मार दी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह कार वहां से भाग गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं बेहोश हो गई थी और मेरे पैर में भी चोट लग गई थी। जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल में थी। मेरे पास वह छोटी बच्ची और उसके पिता दोनों बैठे थे। मैंने उन्हें देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के कारण मैं ज़्यादा हिल डुल नहीं पा रही थी। मैं बैठ गई और दर्द के कारण हल्की सी चीख निकली। उन्होंने मुझे शांत करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, आपके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा। सारी व्यवस्था हम देख लेंगे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मुझे अपने साथ हुई सारी परेशानियां याद आ गई। उन्होंने मुझे समझाया, हौसला बढ़ाया। डॉक्टर आए और उन्होंने मेरे पैर में प्लास्टर बांध दिया। मैं एक दो दिन अस्पताल में ही रही। वह छोटी बच्ची विद्या और उसके पिता संजय मेरी खूब देखभाल कर रहे थे। तीसरे दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। मुझे लेने वही दोनों आए थे। उन्होंने कहा, आपकी यहाँ कौन देखभाल करेगा, आप हमारे ही घर चलिए। मैं उनके घर चली गई। उन्होंने मुझे अपने एक कमरे में खाट पर लेट जाकर लिटा दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने तो बस उनकी बेटी के लिए एक छोटा सा फ्रॉक सिल दिया था, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया था। मुझे उनके प्यार और इंसानियत का एहसास होने लगा। उनके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान पैदा हो गया। संजय खुद अपने हाथों से खाना बनाते, मुझे और अपनी बेटी विद्या को खिलाते। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मेरा पैर भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। अब मुझे चलना सिखाना था, तो संजय अपना कंधा मुझे सहारे के लिए देता और उसी के सहारे मैं धीरे धीरे चलने लगी। उसके सहारे में मुझे एक अलग ही सुकून और अपनापन महसूस होता था। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए खिंचाव पैदा हो गया था और मेरे दिल में उसके लिए प्यार जन्म लेने लगा था। वह मेरी बहुत देखभाल करता था। कुछ दिनों बाद मैंने कहा, मुझे अब वापस जाना होगा। आपने मेरी बहुत देखभाल की, मेरा अस्पताल का बिल भी भरा, मैं धीरे धीरे सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन वह बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आपने मेरी बेटी के कपड़ों के पैसे नहीं दिए लिए, वैसे ही मैं अब भी आपका यह अस्पताल का बिल कभी नहीं लूँगा। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं रो पड़ी। तभी संजय मेरे पास आया, मेरे आंसू पोंछे और मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुझे ढाढ़स जताया और मुझे उसके पास रहकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह मेरे पास खाट पर बैठा था और उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। मैं फूट फूट कर उसके सीने पर गिरकर रोने लगी और बोली, मेरे लिए कभी किसी ने इतना नहीं किया, मेरे पति ने भी नहीं। फिर मैं उसकी बाहों से निकलकर बोली, मैं कल चली जाऊंगी, लेकिन आज हम कुछ अच्छा खाना बनाएंगे। आज मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊंगी। हमने पनीर मसाला और चपाती बनाने का तय किया। संजय बाजार से पनीर मटर और जो भी सामान चाहिए था वह सब ले आया। मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। छोटी बच्ची के लिए खीर भी बनाई, चपातियाँ बेली और पकाई। शाम को हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। मुझे उनके साथ समय बिताकर बहुत खुशी हो रही थी। पिछले कई महीनों में मुझे कहीं भी इतनी खुशी और देखभाल नहीं मिली थी। वह छोटी बच्ची जिसका नाम विद्या था, वह भी मेरी बहुत परवाह करती थी। बार बार मेरे पास आती। उसे लगता कि मैं ही उसकी माँ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, लेकिन मुझे संजय पसंद आने लगा था। मैं उससे प्यार करने लगी थी। खाना खाने के बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। हम दोनों ही दुख में थे, क्योंकि हम दोनों की जिंदगी में सहारा देने वाला कोई नहीं था। मेरा मन बहुत भर आया था। बेटी सो चुकी थी और वह मेरी गोद में थी। मैं उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और बहुत सुकून महसूस कर रही थी। जब मैं बच्ची की देखभाल कर रही थी, संजय मुझे देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहे हो?
वह बोला, मेरी बेटी की ज़िंदगी से उसकी माँ के जाने के बाद वह बहुत अकेली हो गई है। मुझे लगता है वह तुम में अपनी माँ को खोज रही होगी। यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे कहा, अगर मैं उसकी माँ बन जाऊँ तो क्या तुम्हें मंजूर होगा? यह सुनकर वह हैरान रह गया। मेरे पास आया, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। हमने बच्ची को आराम से खाट पर सुला दिया और मैं और संजय घर के बाहर थोड़ी दूर तक टहलने निकल गए। हमारे हाथ एक दूसरे के हाथों में थे। वह बोला, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो मेरा जीवन सोने से भी ज़्यादा अनमोल हो जाएगा। मेरी बेटी को माँ मिलेगी और मुझे एक अच्छी पत्नी, एक सुंदर, समझदार और सबको अपनाने वाली। मैंने भी कहा, आप जैसे मेहनती, ईमानदार और कर्ज चुकाने वाले इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरा जीवन भी स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते हम दोनों बहुत दूर निकल गए, हाथों में हाथ थामे, चांदनी में एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। धीरे धीरे हम घर लौट आए। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब मैं यही रहूँगी, अपने संजय के पास, अपनी विद्या के पास। मैंने अपनी वह कमरा खाली कर दिया, वहाँ से अपनी सिलाई मशीन उठाई और संजय के घर आ गई। अब हम दोनों काम करते हैं और हमारा परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम दोनों अपनी विद्या से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसे माँ का प्यार देती हूँ, संजय मुझे पत्नी का प्यार देता है और मैं भी उसे पत्नी का प्यार देती हूँ। हम दोनों अब बहुत खुशी और प्यार से साथ रह रहे हैं। दोस्तों, मैंने संजय से शादी की, क्या यह सही है या गलत? आपको क्या लगता है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।